माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका साकिब सर। लोकतांत्रिक राजनीति वाली किताब से आपका ये तीसरा चैप्टर आएगा सिलेबस के हिसाब से सेकंड टर्म में, चुनावी राजनीति। इसके कुछ मेन पॉइंट हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कुछ हेल्प मिल सके। उसमें है सबसे पहला, जो याद रखने लायक बातें हैं, लोकतंत्र में जनमत की बहुत अहम भूमिका होती है। उसके आधार पर सरकारों का गठन होता है। यानी लोकतंत्र में जब तक जनमत नहीं होगा तो उसके जनमत के आधार पर ही सरकारों का निर्माण होता है। यानी जिस पार्टी को जनमत मिलता है या जिस सरकार को जनमत का समर्थन मिलता है वही सत्ता में आसीन होती है। नंबर 2 पॉइंट, भारत में जनता प्रत्येक 5 वर्ष में अपने प्रतिनिधि चुनती है जो नीति निर्माण का कार्य करते हैं। हम अपने 5 वर्ष बाद अपने विधायक, एमएलए और निगम पार्षद वगैरह का चुनाव करते हैं, जो हमारे लिए नीतियों का निर्माण करते हैं संसद में या विधानसभाओं में। 5 साल के बाद आम चुनाव, हर 5 साल के बाद आम चुनाव होते हैं जो निश्चित समय से पूर्व लोकसभा या विधानसभा के भंग होने पर, मतलब हर 5 साल के बाद तो जो होंगे वो, अगर 5 साल का पीरियड सरकार ने पूरा कर लिया तो वो होंगे आपके आम चुनाव। उसे हम क्या कहेंगे? आम चुनाव। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आम चुनाव किसे कहते हैं। किसी सरकार ने अपने 5 साल का टाइम पीरियड पूरा कर लिया या किसी सदस्य ने अपना, सरकार ने 5 साल का टाइम पूरा कर लिया, उसके बाद जो चुनाव होंगे वो आम चुनाव कहलाएंगे। और निश्चित अवधि से पूर्व लोकसभा या विधानसभा भंग होने पर, लोकसभा और विधानसभा भंग हो गई तो उस समय मध्यवर्ती चुनाव या किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु होने, इस्तीफे देने से खाली हुई, तो जहाँ जैसे समय है विधानसभा या उसका कितना है 5 साल, लेकिन उससे पहले ही क्या हुई, लोकसभा या विधानसभा भंग हो गई। और जैसे 5 साल का टाइम था, 2 साल बाद ही लोकसभा विधानसभा भंग हो गई, तो आगे बचा 3 साल। तो 3 साल के लिए क्या करेंगे? मध्यवर्ती चुनाव होंगे। ठीक है, उसे हम कहेंगे मध्यवर्ती चुनाव। और यदि किसी क्षेत्र के सदस्य, जैसे कहीं का एमएलए है या एमपी है, उसकी मृत्यु हो जाए या वो इस्तीफा दे दे, सीट खाली हो जाए, तो उस समय उपचुनाव होंगे। इस तरीके से आम चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव और उपचुनाव, तीनों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। यानी टाइम पूरा होने से पहले अगर इस्तीफा दे देते हैं सीट और वो खाली हो जाती है, उसको भरने के लिए जो चुनाव होते हैं वो उपचुनाव होते हैं। और पूरी की पूरी सरकार अगर इस भंग हो जाए तो उसके बीच में जो होगा वो चुनाव, वो मध्यवर्ती चुनाव होगा। और अगर 5 साल पूरे कर लेते हैं उसके बाद जो चुनाव होते हैं उसे आम चुनाव कहते हैं। इसके बाद है, चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक सीटों में बांट लिया गया, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं। जैसे कि देश के अंदर 543 एमपीज़ हैं लोकसभा के अंदर, तो उसको 543 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। अनुसूचित जातियों के लिए 79 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 सीटें आरक्षित हैं। ये याद रखने वाली है कि टोटल सीटें कितनी हैं? 543 हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए 79, 79 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 सीटें, एससी के लिए 79 और एसटी के लिए 41 सीटें आरक्षित की गई हैं, जहाँ से केवल उन्हीं जातियों से संबंधित कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख और सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक है। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख का है। और सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक है। मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची, वोटर लिस्ट कहते हैं। जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का हो जाता है उसको वोट बनाने का अधिकार होता है, और उन वोटों की लिस्ट, सूची को हम मतदाता सूची कहते हैं। 18 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले नागरिक वोट डाल सकते हैं, यानी मतदान की योग्यता रखते हैं। वह लोग मतदान की योग्यता रखते हैं। भारत में चुनाव संपन्न कराने का कार्य एक निष्पक्ष इकाई करती है, जिसे चुनाव आयोग कहते हैं। भारत में जो चुनाव होते हैं उसको चुनाव आयोग चुनाव कराता है, और ये निष्पक्ष होता है। ये किसी सरकार या किसी पार्टी का सदस्य, इसका सदस्य नहीं होता, कि कोई भी पार्टी का ये फेवर नहीं करता। चुनावी नारे, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने दिया, लोकतंत्र बचाओ भारतीय जनता पार्टी ने
जनता पार्टी ने दिया लोकतंत्र बचाओ, और ज़मीन जोतने वाले को वामपंथी दल ने, और तेलुगु स्वाभिमान तेलुगु देशम पार्टी ने। ये मुख्य नारे हैं जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। एक बार दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। चुनावी नारे जो दिए, उसमें इंदिरा गांधी ने दिया गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ जनता पार्टी ने, ज़मीन जोतने वाले को वामपंथी दल ने, और तेलुगु स्वाभिमान तेलुगु देशम पार्टी ने ये नारे दिए। अब हम लोकतांत्रिक चुनावों के लिए न्यूनतम शर्तें क्या क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे। लोकतांत्रिक सरकार के लिए न्यूनतम शर्तें क्या क्या होती हैं। लोकतांत्रिक चुनाव के लिए न्यूनतम शर्तें हैं। नंबर 1, हर किसी को मत का अधिकार हो। जब भी वहाँ पे लोकतांत्रिक कहते हैं चुनाव हो सकते हैं। चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो। अब ये नहीं है कि एक ही पार्टी की सरकार हो, उसमें विकल्प ही ना हो, ठीक है, तो विकल्प होने चाहिए, यानी ऑप्शन होने चाहिए। फिर 3, नियमित अंतराल पे चुनाव होने चाहिए। वास्तविक चुनाव होने चाहिए। वास्तविक है ना, चुनाव हो असलियत में, ऐसा ना हो कि चुनाव ही ना हो। और अंतराल भी नियमित, मतलब हर अंतराल या 5 साल, 7 साल, 4 साल जो भी समय है। और नंबर 7, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक चुनावों के लिए न्यूनतम शर्तें, आवश्यक शर्तें हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए उठाए गए कदम, क्या क्या कदम उठाए गए। मतदाता सूची को ठीक से तैयार करना। सबसे पहला, मतदाता सूची को ठीक से तैयार करना। जो व्यक्ति नहीं है उनकी वोट हटाना, जो नए सदस्य 18 साल की उम्र पूरा कर चुके उनकी वोट बनाना, और किसी व्यक्ति की 2 जगह नाम ना हो, इन चीज़ों को चेक करना। ये क्या है, स्वतंत्र चुनाव और निष्पक्ष चुनाव के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद दूसरा है सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर नियंत्रण। सरकारी मशीनरी का कोई भी सरकार दुरुपयोग ना कर ले, कि जो सत्ता वाली सरकार है और वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीत जाए। नंबर 3, मतदाताओं के लिए पहचान पत्र। मतदाताओं के लिए पहचान पत्र एक अहम कदम उठाया गया, जिससे कि मतदाता का पहचान हो सके कि जो वोट डाला है वो व्यक्ति वही है। चुनाव याचिकाओं का जल्द निपटारा। चुनाव में हुए विवादों का, याचिकाओं का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, जिससे कि जनता को निष्पक्ष चुनाव या निष्पक्ष इलेक्शन हो सके। चुनाव में धन बल के प्रयोग की जांच होनी चाहिए, जिससे कि चुनाव में कोई भी अनियमितता ना हो सके। भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार। भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार हैं चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना। जितना भी चुनाव प्रक्रिया है उसका संचालन कौन करता है? चुनाव आयोग। कोई सरकार नहीं करती, सारी शक्तियां चुनाव आयोग के पास आ जाती हैं इलेक्शन के टाइम में। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने वालों को दंडित करना, ये कार्य भी चुनाव आयोग करता है। कि आदर्श चुनाव संहिता लागू कर दी तो उसका उल्लंघन कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट नहीं कर सकता। नंबर 3, चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना। चुनाव के दौरान सरकार जो है, सरकारी मशीनरी है, वो पूरी तरह चुनाव आयोग के अंडर में आ जाती है और वो उनको दिशा निर्देश उनको मानना ही पड़ता है। सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन कर चुनावी कामकाज लेना, ये भी चुनाव आयोग का काम होता है। सारे अधिकारी, चाहे डीएम हो, चाहे आपके पुलिस हो, स्वास्थ्य विभाग हो, जितने भी विभाग होते हैं सारे सरकार चुनाव आयोग के अंडर में आ जाते हैं। उनको चुनाव आयोग की बात माननी पड़ती है। जिन चुनाव केंद्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ वहाँ दोबारा चुनाव आयोग को अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ है तो वो दोबारा चुनाव करा सकता है। ठीक है। इसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरण। निर्वाचन प्रक्रिया, ये क्वेश्चन आ सकता है, निर्वाचन प्रक्रिया के क्या क्या चरण होते हैं। सबसे पहले निर्वाचन प्रक्रिया के चरणों के बारे में हम जानते हैं। नंबर 1, चुनाव की घोषणा करना। चुनाव की घोषणा करना उसमें प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। नंबर 3, नामांकन पत्र भरा जाता है। चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है चुनाव आयोग। फिर उसके बाद चुनावी घोषणा पत्र जारी करना, ये कैंडिडेटों का काम होता है। फिर उसके बाद चुनाव अभियान होता है।
फिर उसके जिसमें प्रचार वगैरह करते हैं, फिर उसके मतदान करते हैं, मतों की गणना होती है और परिणाम को घोषित कर देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है, 9 स्टेप हैं जिसके अंदर चुनाव को इस तरीके से संचालित किया जाता है। ओके, थैंक यू। इस तरीके से हमने इस चैप्टर के मुख्य बिंदुओं पर एक बार नज़र डाल दी है। सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें जिससे कि आपको पेपर करने में आसानी हो, और मेरे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय।